गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग अतीत में दबे पांव पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि खुदाई में कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, किस तरह की सड़कें थी उस समय, किस तरह के घरों के डिजाइन थे, ये सब हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 45 के तीसरे पैराग्राफ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। डी के बी सी हल्का आगे पूरब में है। लेखक कह रहे हैं डी के बी सी हल्का पूरब की तरह है। दाढ़ी वाले याजक नरेश, आप लोग देखिएगा सिंधु सभ्यता में कुछ पिक्चर प्राप्त हुए, उसमें से एक पिक्चर है दाढ़ी वाले का, नरेश का। तो वो मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? इसी क्षेत्र में मिली थी, इसी एरिया में मिली थी। तो नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर में मिली थी। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर एचार हल्का है। सड़क उसे दो भागों में बांटती है, दो हिस्सों में बांट देती है। यह हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 से 1925 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रहीं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। आप लोग देखिएगा, हम लोगों ने जब क्लास 8 में पढ़ा था तो उस समय हम लोगों ने पिक्चर देखा था, उसमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो वो इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में मिली है। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है, वहीं पर रखी गई है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की, जो ध्वस्त हो चुकी हैं, मंजिल की तरफ जाती हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि वहाँ सीढ़ियाँ मिली हैं, पक्की सीढ़ियाँ, और जिस तरह के घरों के कंकाल के डिजाइन मिले हैं, ध्वंस के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि वहाँ कुछ दो मंजिले मकान भी होते थे। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों को गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इसमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। यानी हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा क्या कि हर घर में स्नान घर मिला है, यानी स्नान घर घरों में ही होते थे, और सामूहिक स्नान के लिए महाकुंड मिला है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर में रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने के बाट आदि सब कुछ चौकोर, बस कुएं ही व्यास में गोल थे। अन्यथा जितनी भी बाकी सब चीजें मिली हैं वह क्या है? चौकोर है। जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि बस्तियों का निर्माण भी चौकोर हुआ है, घरों का निर्माण भी चौकोर है, कुंड भी चौकोर ही मिला है, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मुहरे, देखिए हम लोगों ने मुहर का भी चित्र देखा है, और चौपड़ का खेल, और उसकी गोटियां, और तौलने के, वजन करने के जो बटखरे होते हैं वे भी सब क्या है? चौकोर। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली, यानी जो भूतल, जिसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृत्यशास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों के ऊपर
कि मंजिल के निशाने पर सीढ़ियां नहीं है, शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होगी जो कालांतर में नष्ट हो गई। हमें पुराने घरों में भी मेरे लकड़ी की सीढ़ियां थी, तो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ कि हो सकता है ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लोग लकड़ी की सीढ़ियां इस्तेमाल करते हों। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, और लकड़ी की सीढ़ियां ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। लकड़ी का इस्तेमाल, माफ कीजिएगा, संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां, झरोके और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं, यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता है। देखिए, शहर होते हैं, शहर में ज़्यादा लोग आते हैं, रहते हैं। जैसे गाँव में ज़्यादा स्थान होता है, लोग ज़्यादा स्पेस लेकर घर बनाते हैं और फैल से रहते हैं। शहरों में उतना स्थान नहीं होता, इसलिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, लोग आते हैं, भाड़ा लेकर रहते हैं। तो हो सकता है उस समय भी शहर पर जनसंख्या का ज़्यादा दबाव हो, जिसके चलते छोटे छोटे घर हो सकते हैं। या हो सकता है कि नौकर चाकर के रहने के लिए लोग तो हमेशा से ही अपने कामों के लिए नौकर चाकर रखते रहे हैं। पहले ऐसा भी है कि कुछ लोग गुलाम भी रखते थे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है गुलामों की प्रथा भी रही है। तो हो सकता है नौकरों के लिए या गुलामों के लिए उस समय ये रहा हो, छोटे छोटे कमरे, और ऊपर के कमरे में घर के मालिक वगैरह रहते हों। क्योंकि नीचे के कमरों में तो झरोके वगैरह उतने होते नहीं थे, ऊपर के कमरों में होते थे, तो ऊपर के कमरे में वो लोग रहते हों। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म इलाकों में घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मुहरों के पशु याद हुआ है। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान अभी जितना है बढ़ गया है। हो सकता है उस समय उतना तापमान ना हो। जैसे मेरे पुराने जो हमारे देखिएगा पुराने लोग जो हैं, जैसे दादा दादी, वो लोग कहते हैं बाप रे अब इतनी गर्मी पड़ रही है। तो हो सकता है वो लोग जब बच्चे हों या जवान हों उस समय उतनी गर्मी ना पड़ती हो। तो आज से तो 5000 साल पहले की बात है, हो सकता है उस समय तापमान उतना ना हो जितना अभी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते देखिए धरती का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो उस समय उतना शायद ना हो, इसलिए लोग ऊपर उतने छज्जे वगैरह नहीं निकालते हो। और मरुभूमि में शेर, हाथी, गेंडा ये तो रहने वाले जानवर है नहीं। तो हो सकता है उस समय वो इलाका हरा भरा हो, और खेती का प्रमाण तो हमें मिला ही है, तो रेगिस्तान में तो खेती होती नहीं है। तो अवश्य वहाँ पर ज़मीन होगी, तभी तो लोग खेती करते होंगे, क्योंकि वहाँ उन्नत कृषि की बात की जाती है। अच्छी खेती होती थी। पुरातात्विक श्रीन रत्नागर का मानना है कि सिंधवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, यानी वे लोग कुओं से सिंचाई करते थे। अब चूंकि वहाँ सिंधु नदी है, सिंधु नदी की घाटी में सभ्यता विकसित हुई हो, तो हो सकता है उस समय नहरें भी निकाल कर लोग कृषि करते हों। दूसरे मोहनजोदड़ो के किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब 5000 साल बीत चुका है, हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि वो प्रमाण नहीं मिला है कि उस समय नहरें होती होंगी या हो समय के साथ मिट गए हों वो चिन्ह। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन किंतु लेखक कह रहे हैं कि कोई नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी, यह भी सत्य है, यह भी ठीक है कि बारिश अगर बहुत अधिक हो तो फिर नहरों की क्या आवश्यकता। तो हरा भरा इलाका था ही, तो बारिश होती होगी काफ़ी।
क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल भी पहुंच से दूर चला गया? हम लोग जानते हैं कि हम लोग पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं, टब में नहाते हैं, फिर एक बकेट से काम हो जाए, एक बाल्टी से काम हो जाए तो चार चार बाल्टी तो ऐसे ही बहा देते हैं। मतलब पानी का हम लोगों से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल शायद ही कोई करना जानता हो। तो जितनी पानी की बर्बादी हम लोग करते हैं शायद कोई करता हो। मैंने तो देखा है, हम लोग यह नहीं सोच पाते कि हम लोग कितनी पहले पानी की बर्बादी करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं। कोई अगर खुला छोड़ दिया तो हम क्यों बंद करें, ये भावना हमारे मन में आ जाती है, पता नहीं क्यों। क्यों भूल गया, अगर मान लो किसी कारण से वो नल खुला छोड़ दिया तो हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम उसे बंद कर दें। पानी टपक रहा हो तो उसको ठीक करा दे। ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते भाई, हम लोग महान लोग हैं ना। पानी जब नहीं रहता तो हाय तौबा मचाते हैं, और पानी हो तो भर भर के बर्बाद करते हैं। तो हो सकता है उस समय भी अत्यधिक दोहन के कारण जल का दोहन हुआ हो, जिससे भूमि का जो लेवल है, जल का लेवल कम गया हो, भूजल स्तर गिर गया हो, और वर्षा कम होने से वहाँ सूखे की स्थिति आ गई हो। ये सारी चीजें वहाँ हो सकती है। क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी के समृद्ध सभ्यता थी? यानी जो यह सिंधु घाटी की सबसे समृद्ध सभ्यता थी, पानी की वजह से ही उजड़ गई, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा और लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कानों का, माफ कीजिएगा, कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर ही तो है, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है, सारी दूरियां मिट गई हैं, क्योंकि सब खंडहर हो चुका है। तो खिड़की दरवाजे तो बचे नहीं, दरवाजे वगैरह तो है नहीं, तो सब भेद मिट गया है। जैसे पूरी बस्ती का एक बड़ा घर हो, जैसे, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर एक संस्कारमय आकार होता है। पहले भले ही वो 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो, उसमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए इस घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो, किसी अजनबी घर में अनाधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया कि अब एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है, कल कोई यहाँ बसता था। यानी आज भले ही उन खंडहरों में कोई ना हो, कोई रहने वाला ना हो, लेकिन एक समय था जब वो सारे खंडहर क्या थे, आबाद थे, वहाँ लोग रहते थे। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। भले ही वो सभ्यता हमारी है, प्राचीन सभ्यता, परंतु वो घर हमारे नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सका। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ खेत। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि ये सिंध, राजस्थान, ये क्या है? ऐसा नहीं है कि मुझे राजस्थान की याद नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो सब एक ही इलाका था। अभी हम लोगों ने सीमाएं खींचकर सारी चीजें अलग कर दी हैं। तो बाजरे और ज्वार की खेती मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधारा की याद आई।
यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं हैं। आप लोग राजस्थान के जैसलमेर में जाइएगा तो वहाँ पर कुलधारा नाम का एक गांव है, जहाँ आप जाकर देखेंगे तो घर है पर लोग नहीं है वहाँ। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं, मतलब वो घर अभी भी साबुत खड़े हैं, उनमें दरवाजे खिड़कियां अब नहीं है, लोग उखाड़ कर ले गए। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त नहीं रह गया, खंडहरों ने उसे थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों, यानी जैसे वो घर इंतजार कर रहे हो कि शायद कोई लौट आया हो, तो अभी भी वो घर साबुत खड़े हैं, नष्ट नहीं हुए, परंतु वहाँ कोई आने वाला नहीं है। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए थे। यानी देखिए, सभ्यता का प्रभाव तो हमारे ऊपर है ही। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से बदल गए हैं, आधुनिकता की हवा चली है, हम लोग आधुनिक हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हम लोग अपने पुराने संस्कार भूल गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखिएगा तो उस समय से मिलती जुलती हमें मिल जाएंगी। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी से जुड़ते थे। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटा था तो बैलगाड़ियाँ होती थी, और बैलगाड़ियाँ जब जाती थी तो हम लोग उसके पीछे की जो डंडी होती थी उसको पकड़ के झूल जाते थे और उसी तरह झूलते रहते थे, मज़ा आता था। तो बैलगाड़ी पे बैठना, बैलगाड़ी के पीछे झूलना, चूँकि बहुत हम लोग छोटे थे 5 साल 6 साल के थे, तो हाइट तो छोटा था ना, तो उसी पे झूल के मज़ा लेते थे हम लोग बच्चे, और बैलगाड़ी पर भी बैठते थे। तो हमने तो उसको देखा है। अभी के बच्चे शायद ही बैलगाड़ी पे बैठे या झूले देखने को मिले, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही है और मशीनें उसका स्थान ले चुकी हैं। अब बैलगाड़ियाँ बहुत रेयर ही देखने को मिलती हैं। तो माफ़ कीजिए, दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी से आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं, यानी समय बदला। वो पहले बड़े से गोल पहिए होते थे जिसमें पत्थर लगा होता था, जिसे लेखक क्या कह रहे हैं कि अब वो जगह पर क्या लग गया है, अब टायर लग गए हैं। गाड़ियों के, जीप के टायर वहाँ लगा दिए गए यानी उनका भी स्वरूप बदल गया है। अब बचे हैं जो बचे हैं, अभी ढूंढिएगा तो मेरे गांव में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खत्म। बैल ही अब नहीं देखने को मिलते, तो बैलगाड़ियाँ क्या देखने को मिलेंगी। अब तो ट्रैक्टर आ गया है, मशीनें आ गई हैं, लोग एडवांस हो गए हैं, अब बैलों को कौन पूछता है। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े, जो ऊंट गाड़ी होती है जो इसे ऊंट खींचते हैं, का भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। यानी देखिए, वो जो बैलगाड़ी होती है, वहाँ तो राजस्थान में तो ऊंट गाड़ी होती है, ऊंट उसको खींचते हैं, तो जो बड़े बड़े चक्के थे वो हट गए हैं, अब वहाँ पे हवाई जहाज के चक्के लग गए हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि रेगिस्तान के जो जहाज है यानी ऊंट, उसका हवाई जहाज से ऐतिहासिक गठजोड़ हो गया है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता है, यानी दुल्हन के लिए अब उनका इस्तेमाल शायद ही होता हो, नहीं तो अब नहीं होता। अब तो गाड़ियाँ जाती हैं जिसमें अब
जिसकी जैसी हैसियत, कौन कैसी गाड़ी ले जा सकता है, कोई हो सकता है जीप ले जाए, हो सकता है कोई कार ले जाए, कारों में भी तो बहुत तरह की कारें हैं। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल जाने का एहसास नहीं होने देता, यानी आप चाहकर भी उस एहसास को भुला नहीं सकते। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हुई हैं सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल भांड, मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माल तौल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। चोरों का कहना ही क्या, तो बहुत सारे कीमती सामान भी थे, जैसे सोने की चीज़ें, वो सब चोरी हो गई हैं। लेकिन जितना है उससे वहाँ की झलक, उस सभ्यता की झलक हमें आसानी से मिल जाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो बाकी का भाग पढ़ेंगे।